डिवाइस हमें पढ़ना है। अगला लिखो कंप्यूटर मेमोरी। तो हमारा इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। अब इसको समझना ध्यान से। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो तरह की पढ़नी है। एक को बोलते हैं प्राथमिक और एक को बोलते हैं द्वितीयक। तो कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राथमिक और द्वितीयक। जब भी कोई फाइल प्रोसेस होनी हो तो वो हमेशा कहाँ रहती है? प्राथमिक। जब भी कोई फाइल प्रोसेस होनी हो तो वो रहती है प्राथमिक मेमोरी में। और जब केवल भंडारण करना हो, कोई प्रोसेस ना करना हो, केवल स्टोरेज करना हो, तब वो कहाँ रहती है? द्वितीयक मेमोरी में। तो इसका मतलब मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान है जहाँ या तो प्रोसेस होने वाली फाइल रहती है या भंडारित फाइल रहती है। यही परिभाषा बन गई। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान है। लिख लो कंप्यूटर मेमोरी को परिभाषा लिखो, हेडिंग डाल दो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है, वह स्थान है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग या स्थान, जो भी लिखना हो, या कंप्यूटर हार्डवेयर लिख देना, कंप्यूटर हार्डवेयर का वह स्थान या भाग है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर का, काट मत दो, ऊपर हंस पद बना दो, ऊपर लिख दो, है ना। ऐसे एक हंस पद होता है ना, विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो ऐसे एक विराम चिन्ह होता है ना, ऐसा लगा के ऊपर लिख दो, पूरी लाइन ही काट दी, है ना। तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर का, पहले इंग्लिश मीडियम रहा का आपका बेटा? पहले इंग्लिश मीडियम रहा, इंग्लिश लिख रहा? क्या पढ़ा था? अच्छा डीसीए में, अच्छा आप कंप्यूटर इसलिए समझ गए, चलो बढ़िया। अब अपन को दोनों नहीं लिखना। कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें प्रोसेस होने वाली फाइल या स्थायी रूप से भंडारित होने वाली फाइल रहती है। जिसमें प्रोसेस होने वाली फाइल या फाइल तथा निर्देश और जोड़ देना, क्योंकि दो चीज चाहिए होते हैं ना, एक आंकड़े को निर्देश, प्रोसेस होने वाली फाइल तथा, नहीं प्रोसेस होने वाली फाइल तथा, यानी तथा इतना दूर नहीं लिखना अपन को, है ना। तथा निर्देश, नहीं तथा निर्देश या स्थायी फाइल भंडारित रहती। दो चीज रहेगी, या तो प्रोसेस होने वाली फाइल या निर्देश, क्योंकि प्रोसेस जब फाइल करोगे तो किसी निर्देश के अनुसार ही तो करोगे। कंप्यूटर अपने मन से कोई फाइल प्रोसेस नहीं कर सकता, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वही वो प्रोसेस करेगा। तो उसमें क्या होगी? प्रोसेस होने वाली फाइल तथा निर्देश या भंडारित होने वाली फाइल रहती है, या तथा जो भी लिख दो कोई दिक्कत, या तथा दोनों से, या भंडारित होने वाली फाइल रहती। तो या तो क्या होगा उसमें, समझो, अगर तुम लोगों में फिर से मिला लेना परिभाषा। प्रोसेस प्राथमिक मेमोरी में या तो प्रोसेस होने वाली फाइल तथा निर्देश एवं भंडारित होने वाली फाइल रहती है। तो मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग है, मिला लेना। मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें प्रोसेस होने वाली फाइल या निर्देश तथा भंडारित होने वाली फाइल रहती है। ठीक है, प्रोसेस होने वाली फाइल और निर्देश कहाँ रहती है? प्राथमिक मेमोरी में, और भंडारित होने वाली फाइल कहाँ रहती है? द्वितीय। तो हमने मेमोरी की तो परिभाषा लिख दोगे, क्लियर। तो एक 2 मार्कर क्वेश्चन और लिख लो कल के लिए। कंप्यूटर मेमोरी को परिभाषित करें, ये भी क्वेश्चन लिख के लाना है।
और चेक कराना है। कंप्यूटर मेमोरी को परिभाषित करें, कंप्यूटर मेमोरी को परिभाषित करें। ये 2 मार्कर 2 लाइन में लिखकर मुझे पूरी परिभाषा दिखानी है। और आंसर एडिटिंग वाले का रजिस्टर अलग होता है बेटा, है ना, उस पर अपन को दिखाना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए अपने तैयार। तो अपन को डेली ही आंसर राइटिंग करना है ना। तो ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं जब पूरी कोचिंग हो जाएगी, पूरा पढ़ लेंगे, पूरा याद कर लेंगे, तब आंसर राइटिंग शुरू करें। ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा। हम तो पहले दिन से ही लिख रहे हैं। लिख पा रहे हैं कि नहीं? लिख पा रहे हैं। इंट्रो, कंक्लूजन सब लिख पा रहे हैं ना। चलो अब हेडिंग डाल दो, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। हेड डाल दो, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। हेड डाल दो, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर, किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ऐसा उद्देश्य मैंने क्यों लिखा? ऐसे कोई बताएगा ऐसा क्यों लिखा मैंने उद्देश्य के आधार पर? तुम बताओ बेटा, तुमने तो डीसीए किया है। अरे नहीं, एक का उद्देश्य है प्रोसेस होने वाली फाइल और एक का काम है स्थायी रूप से भंडारित होने वाली फाइल। तो दोनों मेमोरी के उद्देश्य अलग हो गए ना। एक मेमोरी का उद्देश्य है प्रोसेस कौन सी फाइल होनी है और उस फाइल और उसका निर्देश, और दूसरा भंडार किसको करना है उसका। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने मेमोरी कितने तरह की होती है? 2। एक को बोलते हैं प्राथमिक अथवा मुख्य मेमोरी, और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक अथवा गौण मेमोरी। गौण मतलब जो उतनी मुख्य ना हो, गौण मेमोरी। जैसे बारात में मुख्य कौन होता है? दूल्हा। बाकी सब क्या होते हैं? गौण। कई बार होता है लड़ाई वड़ाई हो जाती है, बोले दूल्हे को बस मत मारना, बाकी सबकी पिटाई कर दो। कई बार ऐसा होता है बारात वाले बहुत शराब वराब पी के बदतमीजी करना शुरू करते हैं, लड़की वाले थोड़ा तो सहन करते कि चलो, पर जब लगता सर के ऊपर पानी चला गया तब पिटाई शुरू होती है। तो वे कहते हैं लड़की, लड़के और लड़के के पिता, बस 2 को छोड़ दो, बाकी कोई नहीं बचना चाहिए, कोई रिश्तेदार हो पिट कर दो। ऐसे होता है कि नहीं? क्योंकि दूल्हा मुख्य है, बाकी सब गौण है। ऐसे बिल्कुल होता है। तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है ना, समझना। अब प्राथमिक मेमोरी वो है जो प्रोसेसिंग में काम आएगी, ठीक है, समझना। और द्वितीयक मेमोरी वो है जो स्टोर में काम आएगी। अपन ने एक जूते वाला एग्जाम्पल पढ़ा था और उससे बहुत समझ में आ गया होगा। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि मार्केट में एक दुकान होती है। दुकान हमेशा मार्केट की छोटी रखी जाती है, क्योंकि मार्केट में दुकानें बहुत महंगी मिलती, लाखों लाखों रुपए किराया होता है। इसलिए दुकानदार जो जूते का होगा वो दुकान छोटी सी रखेगा, पर दुकान के पास में ही पीछे की गली में एक वेयर हाउस ले लेगा, है ना, क्लियर। अब ध्यान रखना, जो कंप्यूटर के अंदर है, जितना भी दुकान के अंदर है जो कंप्यूटर, वो सब प्राथमिक है। जैसे ये कंप्यूटर है, इसके अंदर जो भी है वो सब प्राथमिक है। कंप्यूटर के बाहर से जो भी लगाओगे वो तो दुकान के बाहर है ना, जो गोडाउन है उसका वो दुकान के बाहर है। तो दुकान के अंदर जितनी भी जगह है वो प्राथमिक। ऐसे कंप्यूटर के अंदर की खुद की जितनी मेमोरी है वो प्राथमिक, और कंप्यूटर के बाहर की जितनी है वो द्वितीयक। जैसे हमने मोबाइल ले लिया है ना, अब मोबाइल में अगर हमने कोई भी मेमोरी कार्ड लगा दिया तो मेमोरी कार्ड द्वितीयक है, क्योंकि बाहर से लगा रहे। तो कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी प्राथमिक और कंप्यूटर के बाहर से लगाई गई मेमोरी द्वितीयक। कंप्यूटर की जो स्वयं की मेमोरी है उसका उद्देश्य फाइल को प्रोसेस करना है, और कंप्यूटर के बाहर की जितनी मेमोरी है उसका उद्देश्य कंप्यूटर वो फाइल को स्थायी रूप से भंडारित करना है। गोडाउन का काम क्या? भंडारित। दुकान का काम है प्रोसेस, दिखाना कि भाई साहब ये जूता देख लो, ये चप्पल देख लो, ये सैंडल देख लो। प्राथमिक मेमोरी का साइज छोटा होता है, दुकान कैसी होती है? छोटा। द्वितीयक मेमोरी का साइज बड़ा होता है।
प्राथमिक मेमोरी महंगी आती है, दुकान का किराया ज़्यादा है जबकि वो छोटी है क्योंकि मार्केट में है, जबकि द्वितीयक मेमोरी सस्ती आती है, बड़ी भी है फिर भी सस्ती है। जब प्रोसेस करना होगा, ग्राहक को दिखाना होगा, तो सबसे तेज प्रोसेसिंग प्राथमिक मेमोरी से होगी कि द्वितीयक से? दुकान से जूता जल्दी दिखा देंगे, ऐसे थोड़ी ग्राहक आया बोले रुको भाई साहब छोटू जाओ जल्दी से गोडाउन पे दौड़ के, तो द्वितीयक मेमोरी से फाइल आने में समय लगता है, इसलिए वो फाइल सीपीयू द्वितीयक मेमोरी से एक्सेस तेजी से नहीं कर पाता। सीपीयू मतलब दुकानदार जो पूरी फाइल दिखा रहा है, तो दुकानदार गोडाउन से उतनी जल्दी फाइल नहीं दिखा सकता जितना प्राथमिक मेमोरी से दिखाता है। बात समझ में आ गई? अगर दिन भर गोडाउन से फाइल आती रही, जूते आते रहे आते रहे आते रहे, तो रात को दुकान बंद करते समय क्या होगा? जूते वहीं रखे रहेंगे कि गोडाउन में चले जाएंगे? दुकान इतनी बड़ी है ही नहीं, दिन भर कितना ग्राहक आएगा, जूतों का ढेर लग जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में फाइल लौटाते रहते हैं। बोले छोटू ये पैक करो जाओ रख के आओ, ऐसे करते ना वापस वो डब्बे में। तो इसका मतलब है जैसे ही सिस्टम बंद करोगे कहाँ से फाइल चली जाएंगी? प्राथमिक मेमोरी, दुकान से सारे जूते चले जाएंगे। पर कहाँ लाइट बंद रहने के बाद भी फाइल रहेगी? द्वितीयक। रात को लॉक डल जाएगा तब भी गोडाउन में ही तो जूते रहेंगे, तो स्थायी रूप से कहाँ रहेगा? द्वितीयक। और लाइट बंद करते ही, ये प्रोग्राम बंद करते ही फाइल कहाँ से चली जाएंगी? प्राथमिक। आ रहा सारा समझ में? ठीक है। अब वहाँ एग्जाम में दुकान और गोडाउन मत लिख देना, वह प्राथमिक और द्वितीयक ही लिखना। वो तो मैंने समझाने के लिए बताया है कि ऐसे काम होता है। ठीक है, चलो अब अपन को प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या पढ़ना है? प्राथमिक मेमोरी में पढ़ना है एक तो रजिस्टर, एक तो हमें पढ़ना है रजिस्टर्स। आंखों में दिक्कत हो रही क्या? किस में? स्क्रीन से? अच्छा इस लाइट से, ठीक है कोई दिक्कत। तो वो वाला चश्मा था ना ब्लू लाइट वाला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे से देख लो। तो रजिस्टर्स प्राथमिक मेमोरी में कौन सा होगा? रजिस्टर। रजिस्टर पढ़ा है आपने? क्या में पढ़ा है? सीपीयू की जो खुद की मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो देखो जब प्राथमिक मेमोरी की बात आएगी तो भी रजिस्टर लिखेंगे, और जब हम सीपीयू पढ़ेंगे वहाँ भी रजिस्टर लिखेंगे, क्योंकि रजिस्टर एक मेमोरी है इसलिए मेमोरी का भी पार्ट है, और रजिस्टर सीपीयू के अंदर रहती है इसलिए वो सीपीयू का भी भाग है। तो जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तब भी रजिस्टर्स पढ़ेंगे, और जब हम सीपीयू पढ़ेंगे तब भी सीपीयू के भाग में रजिस्टर पढ़ेंगे। तो आप क्या करो, ठंडे पानी से छींटे मारते रहा करो, जैसे ब्रेक होगा गए और सीधे पानी से तो आराम मिलता रहेगा ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी। मुख्य मेमोरी में अगला जो पढ़ेंगे वो कैश मेमोरी पढ़ेंगे। इसके बाद रैम पढ़ेंगे और फिर रोम पढ़ेंगे। ये चार चीजें हमें पढ़नी है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में। फिर तो मजा आ रहा होगा, ये डीसीई वाला सब्जेक्ट मिल गया। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? बीए सब्जेक्ट, अच्छा बीए मतलब सब सही होगा ना। और किसी कंप्यूटर है क्या? नहीं है, चलो। तो इसमें रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, रैम और रोम आएंगे। ठीक है, द्वितीयक को अपन जब प्राथमिक खत्म कर लेंगे तब इसको पढ़ेंगे ना, अभी केवल प्राथमिक को पढ़ते हैं। अब बहुत आसानी से समझते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां अपन ध्यान से समझते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं रैम को। सबसे मुख्य जो मेमोरी है वो है रैम। तो चार तरह की मुख्य मेमोरी है, उसमें सबसे मुख्य होता है रैम। सर ऐप में अपलोड, आंसर अपलोड करने का ऑप्शन, जैसे ही पेपर डलता है अच्छा सीएस मेरा भी है, अम्रपाली जी ऑनलाइन बच्चे हैं, सर मेरा भी सीएस, फिर तो कनेक्ट हो रहा होगा, बहुत शानदार। जैसे पेपर डल जाता है फिर आप अपलोड कर, जब तक पेपर अपलोड नहीं होगा आप आंसर्स अपलोड नहीं कर सकते ना। वो दिनेश सर का नंबर दे देना, कोई दिक्कत। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका रैम का फुल फॉर्म लिखो, रैंडम एक्सेस
मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ऐसा समझते हैं, मान लो ये ड्रम है, ड्रम, और इसमें बहुत कुछ खाने पीने का रखा हुआ है। ठीक है, मान लो इसमें रखे हैं प्याज, रखी प्याज, टमाटर रखे हैं, प्याज ही रखो, टमाटर दब जाएंगे ना। और ये रखा है ऊपर के फ्लोर में या नीचे के कहीं फ्लोर में। किचन ऊपर है हमारी, तो क्या आपको किचन में एक टोकरी में प्याज चाहिए पड़ेगी कि नहीं? कि आपको एक भी प्याज चाहिए तो बार बार मम्मी तो उठ के जाएंगी नहीं, है कि नहीं? और ये मम्मी है जिनको हम बोल रहे हैं सीपीयू। ठीक है, मम्मी को मम्मी जैसा तो बनाए। चलो अब समझो, मम्मी को हम कंपेयर करते हैं कि ये वो प्रोसेसर है जो सारी फाइल प्रोसेस करते हैं। अब ये जो सारी फाइल है ये द्वितीयक मेमोरी में रखी है, एक ड्रम में, बोरी में रखी है। और द्वितीयक मेमोरी बहुत बड़ी होती है, सारी प्याज व्याज वहीं, जितनी खेती से आई है सब यहीं रख लिए, पर उसको नीचे रखा हुआ है। तो मम्मी क्या करेंगी, थोड़ी सी प्याज को एक टोकरी में लेकर बगल में रख लेंगी और 1-2 दिन का काम चलाती रहेंगी। ऐसे तो होता है किचन में, है ना? ऐसा तो नहीं तो हर बार बोरी से उठा के लाते हैं। तो इसका साइज छोटा होता है और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक मेमोरी। अब मुझे बताओ, जो प्याज कटने वाली है वो कहां से ली जाएगी, प्राथमिक या द्वितीयक? प्राथमिक। ठीक है, चलो इसको बढ़िया। अब अगर मैं प्राथमिक मेमोरी ना लाऊं तो क्या खाना नहीं बनेगा? तो भी बनेगा, पर दिक्कत क्या होगी, टाइम बहुत ज़्यादा। मम्मी प्याज बहुत तेज काट सकती है, पर प्याज उनके पास होनी तो चाहिए। हर बार जाएंगी, सीढ़ियों से उतर के जाएंगी, ऊपर से घुटनों में दर्द है और वो दिक्कत है। तो प्रोसेसर क्या अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगा? नहीं। अगर हम कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि सीपीयू काम ना कर पाए, कर लेगा, पर बहुत स्लो काम करेगा, क्योंकि द्वितीयक मेमोरी से फाइल को एक्सेस करने में टाइम लगता है। जैसे मम्मी को नीचे के कमरे से प्याज लाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, आने जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो कंप्यूटर की पूरा खाना बन ही रहा, सुबह का खाना शाम को बन रहा, प्याज भी नीचे रखी, एक प्याज लाई, फिर आलू भी रखे तो आलू लेने गए, सब्जी भी नीचे, मसाले भी नीचे। तो मम्मी जब सुबह खाना बनाने बैठेंगी तो हमें खाना शाम को मिले, फाइल प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। इसलिए हमने क्या किया, एक प्राथमिक मेमोरी बना दी और ये बोला कि जो भी प्याज सब्जी में डलने वाली है वो पहले कहाँ जाएगी, द्वितीयक से प्राथमिक में, और फिर इसी प्राथमिक से कौन ले लेगा, सीपीयू। बात समझ में आ गया? तो अब सीपीयू को द्वितीयक मेमोरी से सीधे फाइल लेने की जरूरत नहीं, ये सारी फाइल पहले कहाँ जाएंगी, प्राथमिक। इससे क्या सीपीयू को कोई फायदा हो जाएगा? टाइम बहुत, फाइल एक्सेस बहुत तेज होगा, कंप्यूटर की प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया? और इसी मेमोरी को हम जनरली बोलते हैं रैम। ठीक है, तो उसी प्राथमिक मेमोरी जिसमें फाइल जाती है उसे क्या बोलते हैं, रैम। बात समझ में आ रही है? अब कई बार ऐसा होता है कि किचन है, किचन में मम्मी ऐसे प्याज काट रही, किचन में भी ऊपर अलमारी में प्याज रखी है, तो मम्मी उसमें भी 2-3 प्याज लेके थाली में रख लेती है। ऐसा होता कि नहीं? किचन में भी एक टोकरी सब्जी की रखी है, उसमें प्याज है, वहां से भी उठा के मम्मी क्या कई बार थाली में काटने के लिए रखती। ऐसे थोड़ी एक प्याज काटी फिर उठाने गई, मम्मी क्या करती है 3-4-2 जितनी भी प्याज सब्जी में लगनी हो, सलाद में लगनी हो, इकट्ठा लेके रखती हैं कि नहीं? तो हो सकता है कि मम्मी रैम से भी उठा के फाइल एक प्लेट पे रख दे, 2 प्याज, तो ये हो जाएगी कैश मेमोरी। तो रैम से भी फास्ट एक्सेस किस में मिल जाता है, कैश, अभी पढ़ेंगे। और मम्मी को अभी जो प्याज काटनी है वो उन्होंने हाथों में ले ली, ये है रजिस्टर्स। सीपीयू के पास जो खुद की मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, रजिस्टर। तो मम्मी ने प्याज हाथ में ही रख ली, इसी को काट दिया। देखो हाथ में रखी हुई प्याज जल्दी कट जाएगी, प्लेट से उठाने में टाइम लग गया, टोकरी तक
और टाइम लग गया, और नीचे में लाने में और टाइम लग गया। तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लग रहा है? द्वितीयक मेमोरी। उससे कम टाइम कहाँ लग रहा है? रैम में। रैम से भी कम किस में लग रहा है? कैश में। और सबसे कम टाइम, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है, वो सीपीयू के अंदर ही होगी। तो क्रम समझ में आ गया। तो कंप्यूटर की सबसे तीव्र मेमोरी, सबसे फास्ट कौन सी होगी? रजिस्टर। उससे स्लो कैश, उससे स्लो, और उससे स्लो द्वितीयक मेमोरी। एक क्रम याद हो जाएगा। क्लियर? अब समझो, अपन अब रैम को शुरू करते हैं। रैम पहले जो आती थी वो आती थी डी रैम। डी का मतलब था डायनेमिक। पहले जो रैम आती थी वो डायनेमिक आती। अब इसको ध्यान से समझो। एक शब्द तुम्हें फिजिक्स में पढ़ना पड़े, अब नहीं, अब तो फिजिक्स हट गई, पढ़ना पड़ता था संधारित्र, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। अगर कैपेसिटर नहीं पता तो कंडेंसर सुना होगा। सुना होगा कि पंखा नहीं चल रहा, बहुत स्लो स्लो चल रहा, क्योंकि उसका कंडेंसर खराब हो गया। तो अब अपन को पढ़ना पड़ेगा संधारित्र, कंडेंसर या कैपेसिटर क्या है। संधारित्र नाम से कुछ समझ में आ रहा है? संधारित्र क्या है? क्या है संधारित्र का मतलब? जो धारण करे, जो धारण करे उसी को तो संधारित्र बोलेंगे। कैपेसिटर जिसमें कैपेसिटी हो धारण करने की, जिसमें बहुत पास पास हो, कंडेंस, इसलिए इसका नाम इसलिए है। तो होता क्या समझो, इसमें क्या होता है? दो चालक पदार्थ। चालक पदार्थ जानते हो, जिनसे विद्युत का प्रवाह हो सकता है, उन्हें बोलते हैं चालक। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा। चालक के बीच में, दो चालक प्लेट के बीच में कुचालक पदार्थ रखा जाता है। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। अब समझो, तो ये क्या करते हैं, इस कुचालक में बहुत सारी विद्युत भर के रख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दो चालक प्लेट लेते हैं और उनके बीच में बहुत सारी विद्युत भर लेते हैं कुचालक में। अब कुचालक में खास बात क्या है, उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो मैंने बनाया बन गया कैपेसिटर। दो चालक प्लेट के बीच में जब किसी कुचालक में विद्युत का संग्रहण करते हैं तो उसे कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र। समझ में आ गया? दो चालक प्लेटों के बीच में जब कुचालक पदार्थ में विद्युत का संग्रहण करते हैं तो उसे संधारित्र या कैपेसिटर बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है, अब समझना ध्यान से। कभी गाड़ी स्टार्ट की है तो गाड़ी स्टार्ट करते में ऐसे बोलती है, उसको स्टार्ट होते समय ज़्यादा पावर चाहिए होती है। ठीक है? पंखा देखा कभी, फैन चलाया हो और वो चल नहीं रहा, ऐसे ऐसा कर रहा होता है, फिर उसमें तुम पेन डाल के घुमा देते हो। इसका मतलब है जो करंट आ रहा है उतना उसके लिए शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब चलने लगे तो पर्याप्त है। ऐसी गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो स्टार्ट करते समय उसे ज़्यादा पावर चाहिए, और जब चलने लगे तो उसे पावर कम चाहिए। ये हर मशीन के साथ है। इसलिए आप देखो, गाड़ी को धक्का दे दो, चलने लगेगी, फिर उसे धक्का देने की जरूरत, ऐसी होता कि नहीं? आदमी कहता है धक्का दे दो, धक्का दे दो, क्योंकि स्टार्ट होते समय पावर क्या चाहिए? ज़्यादा। इसलिए हम पंखे के साथ एक कैपेसिटर संधारित्र लगा देते हैं। इस संधारित्र में कुछ बिजली स्टोर होगी, विद्युत। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो कुछ बिजली पंखे को मिलेगी, पर पंखे के लिए वो पर्याप्त नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, संधारित्र से उसे और बिजली दे देते। फिर हम क्या करते हैं, कुचालक को अस्थायी रूप से ऐसे रोक देते हैं, बिजली निकल के पंखे को मिल जाती है, फिर कुचालक ऐसे आ जाता है। बात समझ में आ गया? तो पंखे में पहले थोड़ी सी बिजली एक्स्ट्रा स्टोर रहती है। तो जब हम स्विच करते हैं तो जो बिजली आई और जो संधारित्र में स्टोर थी, दोनों में मिलकर पंखा चला दिया। अब संधारित्र खाली हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी बिजली आएगी उसमें से थोड़ी संधारित्र भर के रख लेगा कि अचानक लाइट चली गई तो फिर लाइट आएगी तो फिर से चलाना पड़ेगा कि नहीं। तो संधारित्र पहले बिजली देगा, पंखा चलाएगा, और फिर धीरे धीरे वापस बिजली भरता, क्योंकि स्विच ऑन है तो बिजली आ रही है, फिर भर के बैठ जाएगा। फिर लाइट चली जाएगी और फिर स्विच ऑन करोगे, फिर दे देगा, फिर पंखा चलना शुरू हो जाएगा। संधारित्र क्या काम कर रहा है, समझ में आ रहा? थोड़ी सी बिजली लिए रहेगा
और एकदम से बिजली दे देगा, पंखा चलेगा, फिर लाइट आती रहती, फिर भरता रहे, फिर भर के बैठ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है बिल्कुल कैसे संधारित्र काम करता है? बिल्कुल। तो ऐसे संधारित्र में बिजली भरी जा सकती है। तो अपन ने सोचा कि जो फाइल है, फाइल, इसको क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में बिजली विद्युत के रूप में फाइल भर सकते। तो जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया जा सकता, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, आंखें आ जाएंगी, है ना। हाथ में क्या होता है? बैक्टीरिया, क्योंकि हमने गेट खोला, सोचो गेट कितने गंदे होंगे, टेबल छू ली, इसलिए हाथ को कभी भी आंखों में लगाना नहीं चाहिए। जैसा देख रूमाल ले लो गीला, उससे बढ़िया ठंडा देते रहो, हाथ कभी भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आंखें आ जाती हैं। तो अगर क्लास में 1-2 बच्चे की आंखें आ जाए तो हाथ कभी नहीं लगाओ, कभी नहीं, ऐसा कर लो, है ना। हाथ कभी मत लगाओ क्योंकि गंदे हो चुके। हमने उससे रजिस्टर लिया, उसने ऐसा ऐसा किया, उसी से रजिस्टर छुआ तो उसमें वायरस उसमें चले गए, वही हमने छुआ तो हमारे हाथ में आ गए। इसलिए हमारे हाथ से ज़्यादा कुछ गंदा है ही नहीं, ठीक। इसलिए हाथ तो आंखों में लगाओ मत, है ना, आंखें आ जाएंगे ना, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ समझो, तो हमें ये पता चल गया कि संधारित्र एक उपकरण है जिसमें स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसा कर लेते हैं, कंप्यूटर की फाइल स्टोर कर लो। तो हम क्या करते हैं, संधारित्र में कंप्यूटर की फाइल स्टोर कर लेते हैं। तो जब शुरुआत में रैम आते थे या अभी भी आते हैं तो उसमें संधारित्र लगा होता है, कैपेसिटर, उसमें हम सारी फाइल जो भी प्रोसेस करनी है वो स्टोर करते हैं। तो द्वितीयक मेमोरी से उठा के उस संधारित्र में स्टोर कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो रहा है? क्लियर? अब यहाँ ध्यान से समझो, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। क्या दुनिया में कोई परफेक्ट है? परफेक्ट इंसान देखा तुमने? नहीं देखा। ऐसा कोई इंसान नहीं देखा होगा जो परफेक्ट हो। सब में कोई ना कोई बुराई है। हो सकता है किसी को गुस्सा बहुत आता हो सकता है किसी में जलन बहुत भरी हो, कोई किसी में लालच बहुत हो, है ना। तो हर तरह के इंसान, परफेक्ट कोई नहीं। ऐसे दुनिया में परफेक्ट ना तो कोई चालक है, ना दुनिया में परफेक्ट कोई कुचालक, ना तो दुनिया में ऐसी कोई परत मिलेगी जिससे 100% बिजली पार कर जाए। वो कोई ना कोई बिजली रोक लेगा, चाहे लोहे का, लोहा चालक है, पर जब उसमें से बिजली पार कराओगे तो पूरी बिजली पार नहीं होगी, क्योंकि हर चालक में थोड़ा कोई ना कोई खराबी होगी। सबसे अच्छा चालक चांदी माना गया, वो भी 100% नहीं है, अच्छी है, बस मान लो 90% तक पार करा देती है। उससे बुरा तांबा और एल्यूमिनियम है, फिर भी हम बिजली ले जाने के लिए तांबा यूज करते हैं, जबकि उससे अच्छी बिजली कौन सी दे? चांदी। पर जिस दिन भारत में चांदी के तार लग जाएंगे उसके अगले दिन तार नहीं बचेंगे। इसलिए हम चांदी के तार उपयोग में, अगर हम सब ईमानदार हो जाएं तो भारत की सरकार कौन से तार लगाएगी? चांदी। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है कि जहां बिजली बन रही है कोयले से, वहां से यहां तक आते आते 30% बिजली बर्बाद होती। तो अगर 100 किलोवाट बिजली बनी तो हमारे घर तक 70 आती, 30 बंद हो खराब हो जाती, क्योंकि वो चालक रोक लेता है। कितनी बिजली बर्बाद हो रही? 1/3 बिजली जितनी बन रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? चांदी के तार। सही सॉल्यूशन है। तो कल से चांदी के तार लगवा दें। क्या? अरे महंगी हो ना हो, एक बार ही तो लगना है। फिर कितनी बिजली बर्बाद हो रही है आज तक, लेकिन महंगी इसलिए तो चोरी होगी। पता चला अगले दिन ही खंभे में लाइट नहीं है, तार ही नहीं है, कॉपर इतना महंगा है नहीं, तो लोग काटते नहीं। तो दुनिया में कोई भी चालक परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा चालक नहीं जो 100% बिजली को अपने पार जाने दे। अब ऐसी दुनिया में कोई कुचालक नहीं जो दुनिया में पूरी बिजली रोक ले। चालक का काम है बिजली जाने देना और कुचालक का काम है बिजली, पर दुनिया में परफेक्ट कुचालक कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। तो अगर आपने कैपेसिटर में कुचालक लगाया भी है, रखा भी है, तो उससे भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बिजली लीक होती रहेगी। जैसे अब हाथ में पानी भर लो तो क्या पानी धीरे धीरे टपकता टपकता खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। ऐसी पंखे में चाहे जितना अच्छा कंडेंसर लगा लो, उसमें बिजली लीक हो रही है, क्योंकि दुनिया में परफेक्ट कुचालक, देखो जो परफेक्ट होगा वही पूरी बिजली रोक के रख पाएगा, पर दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। समझ में आ गया? ऐसी रैम में जो कंडेंसर होता था उसमें क्या करते थे हम लोग? बिजली भर के रखते थे और उन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल में फाइल स्टोर करते थे। पर दिक्कत क्या है? कंडेंसर या कैपेसिटर में बिजली लीक होती रहती थी। तो अगर बिजली ही खत्म हो जाएगी तो हमारी फाइल स्टोर कहाँ होगी? प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसी में हम फाइल स्टोर करते थे, पर चूंकि उसमें बिजली धीरे 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 क्या होता रहता है? कम। बात समझ में आ गई?
क्लियर? जैसे मान लो हमने घर में एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल बना लिया और उसमें ऐसी चीजें रख दी जो उसमें तैरती रहे। अब जब तक पानी रहेगा तब तक तो तैरेंगी, पर धीरे धीरे पानी, अब नीचे वहां एक छिद्र बना था गड्ढे में स्विमिंग पूल में, धीरे धीरे पानी जा रहा, वो पानी धीरे धीरे जा रहा, स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में मोटर चलानी पड़ेगी स्विमिंग पूल वापस, तभी तो स्टोर होगा। ये बात समझ में आ गई? तो हमने एक स्विमिंग पूल बनाया और सारी चीजें उसमें स्टोर कर दी जो तैरेंगी। अब हमें वो कुछ भी खाना होगा, हमने तरबूज रख दिया, मान लो तैर रहा है, हमने ऐसे ऐसे किया, तरबूज उठा के खा ली, पर पानी जैसे जैसे नीचे चला जाएगा वो तो चले जाएंगे, हम ले ही नहीं पाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें बीच बीच में पानी भरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसी इन रैम में क्या दिक्कत समझ में आ रही? इनमें समझ में आ रही होगी कि इनमें बीच बीच में बिजली देनी पड़ती होगी, क्योंकि इनमें सब बिजली में ही तो स्टोर है। तो जो डी रैम आते थे शुरुआत में, उनमें कैपेसिटर यूज होता था और उसमें बिजली रहती थी, उसी बिजली में फाइल स्टोर होती थी। पर प्रॉब्लम क्या होने लगी, प्रॉब्लम ये होने लगी धीरे धीरे बिजली लीक होने लगी, जिससे फाइल जो स्टोर थी वो दिक्कत हो गई। तो हमें क्या करना पड़ा, बीच बीच में इसको बिजली देना पड़ता है। इसलिए डी रैम में पढ़ोगे इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश का मतलब बार बार इसे बिजली चाहिए। क्यों चाहिए बार बार बिजली? क्यों चाहिए बिजली? क्योंकि सारा स्टोर बिजली में है, जब बिजली ही लीक हो जाएगी तो स्टोर काय में हो। तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, समझ में आ गया? इसलिए डी रैम थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि हर सेकंड बीच में रुकता है अपने आप को रिफ्रेश करने के। तो डी रैम समझ में आ रहा है? चलो, डी रैम एक ऐसी चिप है, देखो देखते हैं। तो देखो ये तो गारंटी है, पहली बार ऐसा पढ़ा होगा कि डी रैम ऐसे काम करता है। ऐसा पढ़ा कभी? पहली बार है ना, पहली बार पढ़ा होगा कि डी रैम काम कैसे करता है ना। चलो इसको देख लेते हैं। डी रैम, डी रैम, ठीक है। तो ये डी रैम है, ऐसी है, ये डी रैम है, दिख रहा? ये वो रैम है, ये वो पट्टी है जिसे तुम डी रैम बोलते हो। अगली बार मैं कंप्यूटर के पार्ट्स ही लेके आऊंगा, ध्यान रख। बिल्कुल मैं अब मैंने सोच लिया है कि अगली बार मैं कंप्यूटर का पूरे पार्ट ही लेके आऊंगा, कि ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सब दिखाऊंगा। देखिए अब उसमें क्या होता है, देखो ऐसी कुचालक प्लेट लगा देते, बीच में बिजली भर देते। ये दिख रहा है कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दो प्लेट लग रही है कंडक्टर की और बीच में कुचालक पदार्थ है, तो ये कैपेसिटर बन गया। दो प्लेट के बीच में जो भी कुचालक हो जाएगा उसको मिलाकर क्या बोल देंगे, संधारित्र, ठीक है। और इसी में हमारी फाइल रहती है, पर ये छोटी सी रहती है, इसमें कम ही फाइल आ पाती है। केवल वही फाइल आती है जिसको प्रोसेस होना होता है, क्योंकि बाकी तो प्याज कहाँ रखी है, द्वितीयक मेमोरी, केवल वही प्याज हम लाएंगे जो प्रोसेस होना था, ऐसा है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम है कि लीक हो जाती है, बिजली ही चली जाती है। तो जब बिजली चली जाएगी तो फाइल भी लीक हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और कोई डायग्राम अगर हो, ये सब कैपेसिटर देखो, ये दिख रहे होंगे कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर, ये सब कैपेसिटर है, क्लियर। ये तो इन रैम में क्या आते हैं, कैपेसिटर आते हैं, और उन कैपेसिटर में फाइल स्टोर हो जाती है। तो जो डी रैम है, डी रैम समझ में आ गई, ऐसा रैम जिसमें कैपेसिटर में फाइल स्टोर होती है। संधारित्र में, संधारित्र में फाइल विद्युत सिग्नल के रूप में स्टोर होती है। और लेकिन दिक्कत क्या है, दुनिया में कोई भी संधारित्र आदर्श होता नहीं है, सब में लीकेज प्रभाव देखने को मिलता है, और लीकेज प्रभाव की वजह से डी रैम को बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। इसलिए डी रैम थोड़ा सा स्लो होता है। अब समझ में आ गया थोड़ा सा, कि पूरा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें बिजली भर लेते हैं और उसी में फाइल रहती है। ये फाइल कब तक रहेगी, जब तक इसमें बिजली है, जब तक इसमें विद्युत है तब तक इसमें फाइल है। विद्युत लीक तो फाइल भी चली जाएगी।
तो रैम खाली हो जाएगी, प्रोसेस होना बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फाइल जब तक प्रोसेस हो रही तब तक यहाँ रहे, जैसे सीपीयू को तुरंत लेने में मदद मिले। पर ये फाइल कब तक रहेगी? जब तक इस संधारित्र में विद्युत है। पर क्या विद्युत लीक होती है? क्यों होती है? क्योंकि दुनिया में आदर्श कुचालक कोई भी, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं जो जितनी विद्युत दे दो उतनी रख ले। बात समझ में आ गई क्लियर? अब हमने क्या किया, इसका तोड़ लिया। अब हमने डी रैम की जगह एस रैम ले आए। अब हमने कहा अब हमें डी रैम चाहिए ही नहीं, हम लाए एस रैम। एस रैम में फ्लिप फ्लॉप समझो, ये देखो। अब क्या हमने कहा कैपेसिटर हमें चाहिए नहीं, हम ट्रांजिस्टर उठा लाए, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर कैसा होता है? ट्रांजिस्टर की फोटो दिखाएं। ये वाला डायग्राम देखा है? ये वाला कभी देखा ऐसा वाला? या देखो बनता ऐसे है पर दिखाते इसको ऐसे है। ये देखो 3 लाइन दिख रही, तीन लाइन का मतलब पी एन पी, ये सब प्री में पढ़ेंगे। तो 3 मतलब ट्रांजिस्टर, देखो 3 3 3 3। अगर 3 है मतलब 3 चीजें हैं, पी एन पी या एन पी एन कुछ भी। तो ये 3 वाला, ये 3 वाला, ये 3, जितने भी 3 वाले नोक दिखे ना वो सब क्या है? ट्रांजिस्टर। तो अब जो अच्छी वाली रैम आती है उसमें ट्रांजिस्टर आने लगे हैं। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, इसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं ना। जैसे ट्रांजिस्टर में इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, ध्यान से समझना। अपन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये से मान लो ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर में वो इनपुट देखो, ये देखो इनपुट ले रहा है, यहां से भी इनपुट आ रहा है, देखो एक एरो जा रहा है इसकी तरफ, तो ये भी क्या है? इनपुट। यहां से भी क्या आ रहा है? इनपुट। और ये क्या जा रहा है? आउटपुट। दिख रहा है सबको? तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है? इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि ये आउटपुट तो चला जाएगा, हमने इसको फाइल दी इनपुट और ये आउटपुट करके निकाल देगा। तो हमने क्या किया, ये तो समझ में आ गया इनपुट आउटपुट, कि कोई भी ट्रांजिस्टर करंट लेता है और करंट देता है। ठीक है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो अगर हमने इसको कोई फाइल दे दी फिर तो लीक हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसका अरेंजमेंट बना दिया। समझो ध्यान से, ये हैंग क्यों कर रहा है? रबर ही आ रही है। क्या कुछ होगा? इधर रुक जाओ। अच्छा ये है, समझ गए, अब चलेगा वो रबर, अब चलेगा। चलो मैं ही बना दे रहा हूँ ना, बाद में दिखा देंगे। देखो अब इसमें अपन ने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर लिया, ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसमें मान लो ये इनपुट आ गए और ये आउटपुट चला गया। तो हमने क्या किया, इससे फिर एक ट्रांजिस्टर जोड़ दिया। आ रहा समझ में? अब इसके साथ फिर एक ट्रांजिस्टर जोड़ दिया। देखो ये इनपुट आ रहा है, आई बना दिया, ये इनपुट आ रहा है, ये क्या जा रहा है, पर ये वाला आउटपुट इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इनपुट। ये क्या हो जाएगा, आ रहा समझ में? अब ये वाला आउटपुट इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट, इसके लिए आ रहा है, और ये भी क्या हो जाएगा, इनपुट। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये आउटपुट इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। ये भी इनपुट और ये क्या हो गया, आउटपुट। ये आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये निकल के कहाँ चला गया, आउटपुट। फिर ऐसे लिया, तो हमने क्या किया, इसको वापस जोड़ दिया। अब लीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि इनपुट लिया, आउटपुट निकला, वो आउटपुट अगले के लिए क्या बन गया, इनपुट, और वो अगले के लिए क्या बन गया, इनपुट, फिर वो अगले के लिए क्या बन गया, इनपुट, और ऐसे करके वो घूमता रहेगा। कभी भी कोई भी करंट लीक होगी ही नहीं। तो अपन ने 6 ट्रांजिस्टर लगा दिए
और जोड़ दिया, इसे बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मेथड, फ्लिप फ्लॉप प्रणाली। तो अगर हम 6 ट्रांजिस्टर को, 5 भी लगा सकते हो पर जनरली 6 लगते हैं, अगर हम 6 ट्रांजिस्टर को इस तरह से जोड़ दें कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन जाए और वो आपस में कनेक्ट हो जाए, तो कभी भी करंट लीक हो ही नहीं सकती, वही घूमती रहेगी। कि आपने ऐसी कोई जगह गए जहां पानी फव्वारे में निकल रहा, वो लगातार निकलता जा रहा है, क्योंकि जो पानी उस पर गिर रहा है वही उसके लिए वापस इनपुट बन गया। ऐसा देखा ना कि बार बार शिव जी के यहाँ से कुछ निकल रहा है और बार बार निकलता जा रहा है, इसलिए कि जो पानी निकलता जा रहा है वो आउटपुट है, और वही डब उसके लिए इनपुट है, वही इनपुट जाके शंकर जी में वापस आके आउटपुट बनेगा। तो वो क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं आप लोगों को इस तरह से बना दूं कि मैं आपको कोई दे दूं कि ये पेन ले लो, आप इनको दे दो, वो इनको दे दें, वो इनको दे दें, वो इनको दे दें, इनको दे दें, इनको देखें, तो क्या कभी भी लीक होगा? कभी लीक नहीं होगा। जैसे ये परमानेंट तो करंट नहीं रख सकते, दुनिया में कोई परफेक्ट तो है ही नहीं, लीक तो होगा। तो मैं इनको दूंगा तो ये लीक करके पेन इनको दे देंगे, इनको दे देंगे, इनको दे देंगे, इनको वापस कहाँ जाएगा ये? तो क्या कभी ये पेन लीक होगा? कभी नहीं होगा। हमेशा रैम में करंट रहेगी, क्योंकि करंट लीक होके वापस रैम में, रैम कभी लीक ही नहीं हो सकती है 100%। मतलब इसमें फाइल हमेशा रहेगी, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, इसको करंट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो करंट है वो बाहर जाएगी नहीं, यही घूम के वापस आ जाएगी। इसको एस रैम बोलते हैं, स्टैटिक। ये कभी भी अपने आप, क्योंकि वो पहले डायनेमिक था, अपने आप को रिफ्रेश करता था, बहुत चलता हिलता फिरता, डायनेमिक मतलब घूमने फिरने वाला, ये स्टैटिक, ये हमेशा रैम रहेगी। तो एस रैम और डी रैम में अंतर समझ में आ रहा है? जो पुराना डी रैम होता था या अभी भी होता है, उसमें एक संधारित्र कैपेसिटर यूज करते थे और वो लीक होता रहता था, इसलिए उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो चलता था, क्योंकि स्टोर करेगा फिर रिफ्रेश करेगा फिर स्टोर करेगा, फिर आने लगे एस रैम। एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर का एक फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, जिसमें एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट अगले ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट बन जाता है, और कभी भी करंट लीक, इसलिए इसको बार बार करंट से रिफ्रेश करने की जरूरत। तो डी रैम एस रैम में फास्ट कौन होगा? एस रैम। क्यों? उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? एक फ्लिप फ्लॉप बन गया, फ्लिप फ्लॉप। क्या बन गया? फ्लिप फ्लॉप पैटर्न बन गया, और इस फ्लिप फ्लॉप पैटर्न की वजह से उसमें लीक हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? इनमें से सस्ता कौन है और महंगा कौन है? डी रैम सस्ता है क्योंकि उसमें मात्र एक कैपेसिटर लगता है। एस रैम महंगा है क्योंकि फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए कई ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते हैं। तो स्लो कौन, फास्ट कौन, किसको रिफ्रेश करना, किसको नहीं करना, कौन सस्ता है, कौन महंगा है, कल इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गया? तो हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और रैम शुरू हो गया। कल रैम रोम ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, रटना कुछ नहीं। तो अपन अभी तक डी रैम एस रैम रट रहे थे, ये रिफ्रेश करना पड़ता नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अपन भी स्टूडेंट रहे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी तो रटता ही था, टीचर रटाते कि रट लो, इसको रिफ्रेश करना, इसको रिफ्रेश नहीं करना। ये फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप हमेशा आपने पढ़ा होगा, फिर फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ा होगा, फिर फ्लिप फ्लॉप समझाया किसी ने? अच्छा समझा। अच्छा, और बाकी ना कोचिंग वगैरह में नहीं समझाते, जनरली नहीं समझाते, क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने नहीं समझाया, हो सकता है अब समझाने लगे हो, पर जनरली नहीं समझाते। अपन को हर चीज़ का एक कारण पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो डी रैम एस रैम में तुलना तो कर ही पाओगे। कल अपन डी रैम एस रैम में एक पूरी टेबल बनाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको लिखने को दिए हैं, एक तो दिया मेमोरी को परिभाषित करो, और एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लिख के, वो 10 मार्कर, ये कल लिख के दिखाओ। चलो, कैसा? मेन फ्रेम का ही क्वालिटी है वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम का ही क्वालिटी, वर्क स्टेशन पर पूछते नहीं है, ठीक है? तो वर्क स्टेशन मेन फ्रेम का ही एक टाइप है, ठीक है? चलो, मतलब जो ऑफिस वाले से थोड़ा सा तेज होगा और मेन फ्रेम से थोड़ा सा स्लो होगा, उसे वर्क स्टेशन बोलते हैं, ठीक है? वैसे 4 होते हैं, 5वां अपन नहीं पढ़ते उसको, है ना? पिछले कोई आंसर वंसर दिए थे क्या? न्यूज़पेपर लाओ पहले, तो है ना, आंसर दिखाओ, पहले न्यूज़पेपर दे दो, है ना? कहाँ है न्यूज़पेपर बेटा? क्यों नहीं? हमने बोला था ऑफिस में करवा लो, इसमें क्या भूल भी जाओगे तो यहीं से ले लो,
घर से कई बार सुबह सुबह आता भी नहीं है। दे दो, कोई एक दे दो, है ना। जनसत्ता नहीं लेना, कि इसमें एमपी की लोकल न्यूज नहीं है। ये आप जनसत्ता के साथ में एक और मंगाने लगो, ठीक है, भास्कर या पत्रिका माने लो, क्योंकि जनसत्ता में मध्य प्रदेश की लोकल न्यूज नहीं आती। तो अपन इसके साथ दो पढ़ लो। जैसे मणिपुर में जहां जहां हिंसा फैली वहां वहां बुक फेयर हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति किताब पढ़ने के बाद शांति की तरफ चला जाता है। क्या करना है मुझे? अच्छा, सेक्शन बांटना है, ये कुछ नहीं, इसमें कहीं नहीं जाएगा, है ना। जैसे अगला, भारत एक नया राष्ट्र, इसमें लिखा है नया मिशन, भविष्य के युद्ध के लिए स्मार्ट ड्रोन की घातक फौज का ब्लूप्रिंट तैयार। इसमें लिखा है कि अमेरिका के गोल्डन डोम, तो ये रक्षा वाले में चला जाएगा, और इजराइल के आयरन डोम से भी बेहतर हम बनाने जा रहे हैं। इसका भी इन्होंने पता नहीं नाम दिया कि नहीं दिया, जब नाम देंगे तो समझ में आ जाएगा ना। वैसे तो अभी हमारे पास सुदर्शन है ना, लालू ने अपने बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि बेटे ने कहा 12 साल से मेरी गर्लफ्रेंड थी। फिर बाद में बोला हैक हो गया, हैक हो गया। चलो जो भी है। ये जरूर पढ़ना है, कृषि उद्योग समागम 2025, ये नरसिंहपुर में होने जा रहा है। ये प्री में पूछेगा, सम्मेलन पढ़ाया था कि नहीं, प्रमुख सम्मेलन के कॉलम बनाया था सम्मेलन का, वही लिखना है। तो कृषि उद्योग सम्मेलन 2025 का होने जा रहा है नरसिंह, अब ये जनसत्ता में नहीं है। हाँ तो बात दो, बस एक लोकल चाहिए एमपी का। हाँ जनसत्ता अच्छा है, एडिटोरियल के लिए बहुत अच्छा है, खबरों के लिए बहुत अच्छा है, पर मध्य प्रदेश की एक भी न्यूज नहीं, तो एमपी का करंट अफेयर हमारा चूक जाएगा। रिलायंस इंफ्रा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री प्लांट खोल रही है। पावर को भूटान का सबसे बड़ा सौर, ये सब करंट अफेयर कहाँ चला जाएगा? ऊर्जा वाले सेक्शन, एनर्जी कॉलम बना लेना, बिजली से जुड़ी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारी ऊर्जा वहां चले जाएंगे। और डिफेंस, मिलिट्री प्लांट चला जाएगा डिफेंस में। क्या टेक में? बिल्कुल, टेक में बहुत सारे अंतर है, टेक में अंतरिक्ष, टेक में ही सब कुछ आ जाएगा ना। और ब्रेन सेल से बना दुनिया का पहला कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पढ़ ही रहे, तो दुनिया का पहला बायोलॉजी, ये भी टेक में चला जाएगा, है ना, कंप्यूटर वाले सेक्शन, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में चला। बाकी ठीक है, अब इसमें कोई एडिटोरियल अच्छा आया हो तो देखते हैं। इनमें का एडिटोरियल थोड़ी उतने अच्छे आते नहीं है ना, भास्कर और पत्रिका में। ठीक है, इतनी खबरें नोट डाउन कर लेना करंट अफेयर में, ठीक है, पीछे दे देना। ठीक, रख दो, पीछे ले लेंगे ना, यहीं रख दो टेबल पीछे। जो जो आंसर्स हैं उनको चेक करा दो। आ जाओ। ऑनलाइन वालों की अपलोड नंबर दिया होगा दिनेश सर का, तो ऊपर ही लिखा है, एडमिन के नाम से कमेंट आया होगा, उस पर ही करना है। बहुत बढ़िया, आकार के आधार पर
इसको और 2 लाइन में लिख के दिखाओ कल, है ना, इस परिभाषा को, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर। अच्छा लिखा है, ठीक है। 3 लाइन में नहीं चलेगी ना कोई भी, 7 मार्कर में सारी परिभाषा 2 लाइन में चलेगी। आकार के आधार पर सही है, बहुत बढ़िया। माइक्रो मिनी मेन फ्रेम, उद्देश्य, उदाहरण, इनपुट डिवाइस का उदाहरण। सही है। 10 नंबर वाला दिखाओ। अच्छा, इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण, डेटा एंट्री, पॉइंटिंग, ऑडियो और वॉइस, इमेज, पूरा ये करना है। आधा पेज, 200 शब्द हुए नहीं, थोड़ा सा कीबोर्ड में लिख दो, थोड़ा सा स्कैनर में लिख दो, एक लाइन लिख दो, है ना, कि 2 पेज। अच्छा, देश का निशान प्रस्तुत करता है। नहीं, इनपुट डिवाइस का उद्देश्य क्या है? अच्छा, वर्गीकरण का उद्देश्य लिखो, व्यवस्थित करना जिससे उपयोगकर्ता को हाँ, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ विविध कर, हाँ चल जाएगा। अच्छा है, देखो कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर कितने नंबर में लिखा है? 13 लाइन में लिखना है, तो फिर 2 पेज में चाहिए। हाँ, नहीं, फैक्ट लिखना है, बस फैक्ट लिखना है ना। अच्छा, करंट का रजिस्टर, और आंसर राइटिंग नहीं शुरू की? ऐसे चिंता, नीति दो गलत लिखा आपने ना, मेरी सिस्टर ने लिखा है सर, वो जल्दी नीति, है ना। और कोई करंट लिखा है क्या? जी। टैग में भी है, टैग दुनिया में पहली बार, अच्छा, जीनोम एडिटिंग की जगह चावल की दुनिया से DR कमला और पूसा TSI, बहुत बढ़िया। सर इसके 2 रजिस्टर बने, तकनीकी देखो गलत है, एक इसमें निशानेबाजी में आया कि हरियाणा की जो कनक हैं उन्होंने ISSF में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, जो कि इस फील्ड का फर्स्ट स्वर्ण पदक है। बढ़िया है ना, ऐसे लिखना है।